स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के फास्ट रिवीजन क्लास में फटाफट हम टॉप वन लाइनर प्रश्नोत्तरों को देखेंगे और रिवीजन करेंगे। शुरुआत करते हैं। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है देरिदा को। विरेचन का सिद्धांत किसका है? अरस्तू का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? पंत जी का। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी कविता में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतिए हिंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1961 ईस्वी में। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। इसका अध्यक्षीय भाषण किसने दिया? ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने अपने इस भाषण में सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की बात की। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन सन 1938 में कोलकाता में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की। ये बात ध्यान रखें। सन 1937 में विशाल भारत पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान का कौन सा निबंध प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। कब प्रकाशित हुआ था? 1937 ईस्वी में। किस पत्रिका में? विशाल भारत पत्रिका में। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। प्रयोगवाद के विषय में अज्ञेय जी के कहे हुए कुछ विशिष्ट कथन कौन से हैं? वे राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ये अज्ञेय जी ने कहा हुआ है। बच्चन जी ने तारसप्तक के कवियों के विषय में लिखा है कि तारसप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। सबसे पहले नंदुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसके उत्तर में अज्ञेय जी ने लिखा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये बातें प्रयोगवाद के विषय में ध्यान रखिएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट दोनों ने हिंदी गद्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जायसी ने अपनी पुस्तक आखिरी कलाम जो 1528 में प्रकाशित हुई है, अपने जन्म के संदर्भ में लिखा है कि भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। ये बातें ध्यान रखेंगे। ये आखिरी कलाम में जायसी जी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है। भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। ये बात ध्यान रखेंगे। आखिरी कलाम की रचना बाबर के शासनकाल में हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, सूर सारावली। सूर सारावली, इसमें सूरदास जी ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। बच्चन सिंह कबीर की भाषा को संत भाषा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। अंतिम रचना कौन सी है तुलसीदास की? कवितावली। और कवितावली में ही हनुमान बाहु परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। इतनी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आगे और देखेंगे हम दोस्तों। हिंदी साहित्य का हमारा शॉर्ट नोट्स, इस तरह के सभी वन लाइनर फैक्ट्स और प्रैक्टिस सेट और हिंदी साहित्य के इतिहास 40 बड़े रचनाकारों पर आधारित हमारा ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कुल 215 पृष्ठ का ये शॉर्ट नोट्स है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत यूजफुल है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को क्या कहा है? लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है, सिद्धावस्था का नहीं, साधनावस्था का। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रसखान की अंतिम काव्यकृति कौन सी है? प्रेम वाटिका 1614। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारों, ये रसखान जी का कथन है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। ये बात किसके विषय में किसने कहा है? घनानंद के विषय में शुक्ल जी ने कहा है, ध्यान रखिएगा। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में गिनती की है।
प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जबादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये किसने कहा है, किसके विषय में? घनानंद के विषय में शुक्ल जी ने कहा हुआ है। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता। शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की शैली क्या बताते हैं? व्यास शैली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि और वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से कौन भाषा की शुद्धि और वर्तनी की एकरूपता का प्रबल समर्थक था, तो द्विवेदी जी का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन सकी। ध्यान रखेंगे, प्रियप्रवास 1914 में इसका प्रकाशन हुआ। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली में लिखा हुआ। इसमें कुल 17 सर्ग है। श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। ये बात कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आगे देखते हैं, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। ये बात कौन कहता है? श्रीधर पाठक जी कहते हैं। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? सन 1912 ईस्वी में। इसमें कुल 3 खंड हैं भारत भारती में, और तीनों खंडों के नाम अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। ध्यान रखेंगे। तुलसीदास की आलोचना में शुक्ल जी का प्रिय शब्द कौन सा है? लोक धर्म। ठीक है। आगे देखते हैं, सूरदास की आलोचना में शुक्ल जी का प्रिय शब्द कौन सा है? जीवनोत्सव। यानी तुलसीदास जी की आलोचना जब वे करते हैं तो वहाँ प्रिय शब्द है लोक धर्म, और सूरदास की आलोचना में प्रिय शब्द है जीवनोत्सव। जायसी की आलोचना में प्रिय शब्द कौन सा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? प्रेम की वेदना। तो इन तीनों कवियों के बारे में ध्यान रखिएगा। तुलसी के संदर्भ में लोक धर्म, सूरदास के संदर्भ में जीवनोत्सव, जायसी के संदर्भ में प्रेम की वेदना। अज्ञे जी ने इलाहाबाद से सन 1947 में प्रतीक पत्रिका निकाली। अज्ञे जी ने दिल्ली में वत्सल फाउंडेशन की स्थापना सन 1980 ईस्वी में की। वर्ष 1964 में इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यानी 61 में आंगन के पार द्वार प्रकाशित होता है और 64 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। ध्यान रखिएगा। वर्ष 1978 में इन्हें कितनी नामों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। यानी इसे ध्यान रखेंगे कि कितनी नामों में कितनी बार पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और 67 में ये रचना प्रकाशित होती है और 78 में लगभग आप देखेंगे तो 9 साल बाद इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। अज्ञे जी ने प्रयोगवादी विचारधारा का उद्देश्य क्या बताया है? नई राहों का अन्वेषण। आगे देखते हैं, अज्ञे जी आत्मचेतस प्रवृत्ति के लेखक थे। ध्यान रखेंगे, अज्ञे जी ने जीवनी विधा में रचनाएं नहीं लिखी हैं। लगभग सभी विधा में रचनाएं उन्होंने लिखी, जीवनी विधा में रचनाएं नहीं लिखी हैं अज्ञे जी ने, इसे ध्यान रखिएगा। आलोचक नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। ठीक है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता, यथार्थवाद का प्रबल आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता की प्रचुरता, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण। तार सप्तक का आशय क्या है? तार सप्तक से आशय है पहला सप्तक। ध्यान रखिएगा, इसका नाम पहला सप्तक नहीं है, इसे तार सप्तक कहा जाता है। इसका समय 1943 है। इस पहले सप्तक में शामिल कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया। ये बातें ध्यान रखिएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम, मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नागार्जुन का जन्म मधुबनी बिहार के तरौनी नामक ग्राम में हुआ। कभी भी प्रश्न बने कि बिहार के तरौनी नामक ग्राम में, मधुबनी के तरौनी नामक ग्राम में किसका जन्म हुआ, तो नागार्जुन का नाम आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन उपनाम से और मैथिली साहित्य में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। जब मैथिली में वे रचना करते हैं तो यात्री उपनाम से और हिंदी में नागार्जुन उपनाम से।
नागार्जुन ने हिंदी, संस्कृत, मैथिली और बांग्ला चारों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। पत्रहीन नग्नगाछ 1967 इनका मैथिली में लिखा काव्य संग्रह है। इसके लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी, मैथिली साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पत्रहीन नग्नगाछ। सन 1988 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, आप इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, इसे सेव कर लीजिए क्लास को, बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का। आगे देखते हैं, मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या था? अमीय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। ये जो उद्देश्य वाक्य मतवाला पत्रिका का लिखा, ये किसने लिखा था? निराला जी ने। ध्यान रखिएगा, अमीय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, ये मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य था, निराला जी ने लिखा हुआ है। निराला जी की कविता जूही की कली 1916, इसे निराला जी अपनी प्रथम रचना मानते हैं। ध्यान रखिएगा, निराला जी अपनी जो प्रथम कविता मानते हैं वो जूही की कली को, जो 1916 में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा जी ने निराला जी की रचना भारत की वंदना 1920 को उनकी प्रथम प्रकाशित रचना माना है। ठीक है, रामविलास शर्मा जी ने निराला की जो उनकी रचना थी भारत की वंदना 1920 प्रथम प्रकाशित रचना मानते हैं रामविलास शर्मा जी। निराला ने अपने मुक्त छंद के विषय में क्या लिखा है? मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये बात, ये कथन ध्यान रखिएगा, ये निराला जी ने मुक्त छंद के विषय में लिखी हुई है। आगे देखते हैं, नरेश मेहता को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है अरण्या। अरण्या 1985 में प्रकाशित होता है और 88 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, अरण्या काव्य संग्रह। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा 1974 में लिखी और इसकी रचना उन्होंने 14 वर्ष 1959 से 1973 यानी 14 वर्षों लग करके उन्होंने इस रचना को लिखा। तो आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष 1974, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक, जीवनी विधा की रचना है, शरतचंद्र के जीवन पर आधारित, और 14 वर्षों के समय में इन्होंने इसको लिखा, 1959 से 1973 तक। माखनलाल चतुर्वेदी का एक उपनाम एक भारतीय आत्मा था। तो एक भारतीय आत्मा नाम से कौन जाना जाता था? माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने कर्मवीर, प्रभा और प्रताप 3 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। लोंजाइनस का अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता का सिद्धांत लोंजाइनस का वो उदात्तता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को बहुत अच्छे से देखा और सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में इसे रख सकते हैं। तो इसका कलेक्शन हमने आपके लिए किया हुआ है और उम्मीद है आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत उपयोगी होगा। यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति आप दिखा सकते हैं। साथ ही हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से प्रतियोगी हैं, ऐसे सारे तथ्य आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। कुल 215 पृष्ठों का ये नोट्स है और 380 का नोट्स है। 60 रुपये इसमें जो पोस्टल चार्ज भारतीय डाक के लिए लगता है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।